नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये ऐसा एक स्कीम है जो कि 2020 मार्च तक ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, लेकिन इसके डिमांड के चलते ये 3 और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ऐसा क्या है दोस्तों इस स्कीम में जो कि गवर्नमेंट को खुद ये एक्सटेंड करना पड़ा, ये क्यों इतना बेहतरीन है, सब इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला पहले ही, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम है और मिनिमम एंट्री एज इसकी होती है 60 ईयर्स। तो सीनियर सिटीजन्स जो इंडिया में रहते हैं, जो इंडियन सिटीजन है, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कीम LIC के द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो भले आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप LIC के थ्रू ही ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक अकाउंट होल्डर हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में लॉन्च किए गए थे सरकार के थ्रू, तो आप इस स्कीम में और अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें आपने कर दिया तो इसमें नहीं कर सकते। दोनों स्कीम थोड़े मिलते जुलते हैं लेकिन अलग हैं, इसलिए आप दोनों स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस स्कीम के बारे में जानेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका वापस एक कट ऑफ टाइम सरकार ने दिया है, वो है मार्च 31, 2023। 2023 में ये वापस एक्सपायर हो जाएगा। तो हो सकता है इस बार गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड ना करें और आप इस स्कीम का जब तक वो चालू है उसका लाभ उठाएं। और क्यों लाभ उठाएं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसका इंटरेस्ट रेट ही है इसका सबसे बड़ा हाईलाइट, और वो है 7.66% का एनुअल रिटर्न। अगर आप मंथली पेंशन चाहते हैं इस स्कीम में तो 7.40% रहता है, लेकिन अगर आप पेंशन को एनुअली लेना चाहते हैं तो 7.66% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। इवन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो 7.40 ही है, 7.66 नहीं है। तो इस वजह से ही सबसे ज्यादा इसका पॉपुलैरिटी है, और इसी वजह से इंटरेस्ट रेट की वजह से ही। और इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है 15 लाख रुपए। तो मिनिमम जो एज है वो है 60 ईयर्स। आप सीनियर सिटीजन होंगे तो ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 15 लाख रुपए। अब इसका जो पॉलिसी टर्म है वो है 10 ईयर्स। अगर आप SC/SS होल्डर हैं तो आपको पता होगा वो 5 ईयर्स का रहता है, लेकिन ये 10 ईयर्स का रहेगा। तो 10 साल तक आपको एक तरह से गवर्नमेंट पेंशन देती रहेगी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेस पर। अब इसके जो मिनिमम पेंशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मिनिमम पेंशन कुछ ऐसा कहीं हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन अगर आप मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए का लेना चाहते हैं तो उसमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो है 1,62,162 रुपीज। और अगर आप ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बोला 7.66% का इंटरेस्ट देती है, तो उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर आपको 12,000 का एनुअल पेंशन लेना है तो 1,56,658 रुपीज ही आपको इन्वेस्ट करना है, यानी कि करीबन 5,500 रुपए आपको कम इन्वेस्ट करना है वही सेम पेंशन के लिए। और ऐसा ही अगर आपको मैक्सिमम पेंशन लेना है तो मैक्सिमम जो अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है 15 लाख रुपए, और इस पे आपको मंथली पेंशन जो दिया जाएगा वो है 9,250 रुपए। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम पेंशन एनुअली लेना है, यानी कि 1,11,000 रुपए अगर आपको एनुअली लेना है, तो जो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो है 14,49,000 रुपीज और 86। तो 15 लाख रुपए आपको जमा करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम पेंशन अमाउंट के लिए, यानी कि करीबन 51,000 रुपीज आपको कम इन्वेस्ट करना है सेम पेंशन अमाउंट के लिए। बस फर्क ये है वो एनुअली मिलेगा आपको। अगर आप ये ऑप्शन ले सकते हैं तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। 51,000 आपको कम इन्वेस्ट करना है उसी सेम पेंशन अमाउंट के लिए। तो ये था मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट के बारे में। मिनिमम 1,000 रुपए आप पेंशन ले सकते हैं और ये मंथली है, और एनुअली 12,000 रुपए मिनिमम आप ले सकते हैं। आप कोई भी पीरियड आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन जो आपको करना है वो स्टार्टिंग में ही करना है। अगर आपने एक बार जैसे मंथली वाला स्कीम सेलेक्ट कर लिया, फिर आप ये स्कीम चालू होने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इसको स्विच नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ही आपको ये स्विच ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
आपको मंथली लेना है कि एनुअली लेना है। अगर आप एनुअली ले लेते हैं, फिर आपको जरूरत पड़ती है, आपको ऐसा लगता है कि मंथली मेरे को ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको फिर ये क्लोज ही करना पड़ेगा और उस पर भी पेनल्टी लगता है, जो हम आगे समझेंगे। अभी एक और इसमें जो फीचर ऐड किया है वो है लोन फैसिलिटी का। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पे उसके 75% तक का आप लोन ले सकते हैं। यानी कि 1 लाख है तो 75,000 तक का आप लोन ले सकते हैं, और जो आपका रिकवरी होगा वो आपके पेंशन अमाउंट से ही होगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं। अगर आपको बीच में कुछ लोन की जरूरत पड़ती है तो आप ये लोन निश्चिंत होकर ले सकते हैं। 75% तक का आपको लोन मिलेगा, और रिकवरी भी आपको कुछ अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पेंशन तो आ ही रहा है, तो उसी में से ये पैसा कटता रहेगा। और अगर आपको बीच में कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाता है तो ऑब्वियसली आप जाके उसको भर के खत्म भी कर सकते हैं, वापस आपका पेंशन आपके सेविंग अकाउंट में आना चालू हो जाएगा। अब ये कैसे लेना है, ये जो स्कीम है उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, तो या तो आप LIC के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैं वो प्रिफर नहीं करूंगा, किसी को मैं वो सजेस्ट नहीं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ऑनलाइन कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और सीनियर सिटीजन्स है तो हर कोई इतना टेक savvy नहीं होता। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी नियरेस्ट LIC के ऑफिस में जाके इन्वेस्ट करें तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको कोई एजेंट पहचान वाला है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, हो सकता है वो कुछ एक्स्ट्रा आपसे हेल्प करने का कुछ ले ले, लेकिन आपको अगर वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है तो आप वो कर सकते हैं। या फिर अगर आप LIC के ऑफिस में डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं तो भी वो एक अच्छा ऑप्शन है। 1 टाइम ही आपको जाना है, एक बार जाइए, चेक लेके जाइए आपके बैंक का, और वहां पे फॉर्म भर के दे दीजिएगा, तो आपका काम एक बार में ही खत्म हो जाएगा। बार बार फिर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पेंशन अमाउंट है वो तो आपको सेविंग बैंक में मिलता रहेगा, तो और किसी को कांटेक्ट बाद में करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फिर क्लोजर के टाइम पे ऐसा कुछ केस हो तो ही आपको फिर विजिट करने की जरूरत पड़ेगी, वरना आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो नियरेस्ट LIC के ऑफिस में जाना ही मैं सजेस्ट करूंगा। अब इसके क्लोजर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अब क्लोजर के बारे में जब हम बात करेंगे, तो अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर करना चाहते हैं, 10 ईयर्स से पहले अगर क्लोजर करना चाहते हैं, तो उस पर 2% का एक पेनल्टी लगेगा। यानी कि आपको जो पेंशन अमाउंट मिला वो तो आपको मिल चुका है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उस पर एक 2% कटेगा, यानी कि आपको वापस से 98% अमाउंट मिलेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो सिर्फ आपको 98,000 रुपीज मिलेगा प्री मेच्योर क्लोजर पे। पेंशन अमाउंट तो जो मिल चुका है वो साइड में, उसमें से कुछ रिकवरी नहीं होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें से ही 2% कटेगा, तो 98% ही आपका पैसा वापस आएगा। और अगर डेथ केस हो जाता है या फिर कोई ऐसा डिसीज हो जाता है सीनियर सिटीजन को, जो इन्वेस्टर है उनको ऐसा कोई डिसीज हो जाता है जिसके लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ी है, वो अगर प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रेजेंट करेंगे तो विदाउट एनी पेनल्टी आपको पूरा अमाउंट रिडीम हो जाएगा, आप पूरा अमाउंट ले सकते हैं। अगर डेथ केस हो जाता है तो नॉमिनी को विदाउट पेनल्टी पूरा अमाउंट दिया जाएगा, उस पर भी कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगा। तो 2 केस में कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। कोई ऐसा डिजीज जिसके लिए पैसे की सख्त जरूरत है इन्वेस्टर को, तो उस केस में भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर डेथ हो जाता है तो जो नॉमिनी को पैसा दिया जा रहा है उस पर भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर विदाउट एनी सॉलिड रीजन क्लोज करने जाते हैं, जैसे कि आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, किसी को देना है, ऐसा कुछ केस है, तो दोस्तों 98% ही आपको वापस मिलेगा 2% पेनल्टी लगने के बाद। तो ये था दोस्तों प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी SC/SS स्कीम में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस वाला, बैंक वाला इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपके पास कुछ और फंड्स भी हैं, तो आप जरूर इस स्कीम में इन्वेस्ट कीजिएगा। बहुत लोगों ने मेरे से भी ये क्वेरी किया था कि सर मैं सीनियर सिटीजन स्कीम में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, मैक्सिमम अमाउंट कर चुका हूँ, आपने अपना भी कर दिया, मैंने अपनी वाइफ का भी कर दिया 15 लाख, मेरे पास और कुछ फंड पड़ा है, दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाने से बढ़िया है इस तरह का अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाता तो मैं क्या कर सकता था। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, आप LIC का प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना जो स्कीम है उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन जब हो जाते हैं तब एक गारंटीड रिटर्न की जरूरत होती है। कोई फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो होते हैं, जो यंगस्टर्स
बेफिक्र कर सकते हैं। उसमें सीनियर सिटीजन्स इतना नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग करते भी हैं लेकिन कम लोग करते हैं। और मैं भी किसी को आगे से सजेस्ट नहीं करता कि इस तरह के स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें। सीनियर सिटीजन्स को गारंटीड फंड्स की जरूरत होती है। जब वो पैसे की जरूरत होती है उनको वही पैसा मिले जो शुरू में बताया गया हो, तो ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्ट करना ही सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बेस्ट है। तो वाय वंदना योजना के बारे में मैंने समझाया, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट के बारे में समझाया, रिडेम्पशन ऑप्शन के बारे में समझाया, लोन फैसिलिटी के बारे में समझाया। तो ये एक बेहतरीन स्कीम है, आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास दो ऑप्शन है लेकिन पैसा लिमिटेड है, वाय वंदना योजना या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन दोनों में से किसी एक में ही आप करना चाहते हैं तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। एक का पीरियड लेकिन लंबा है, 10 ईयर्स है। अगर आप 10 ईयर्स तक नहीं रखना चाहते तो जरूर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कीजिएगा, क्योंकि उसका टेन्योर सिर्फ 5 ईयर्स होता है। बाद में आपको जरूरत पड़े तो 3 ईयर आपको रिन्यू भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद बंद हो जाएगा, वापस 5 साल का आपको ओपन करना है। 3 साल के लिए रिन्यू होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो कम टाइम आपको अगर रखना है पैसा तो मैं SCSS स्कीम सजेस्ट करूंगा। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पेंशन लेना चाहते हैं, आपको इमीडिएटली वो 15 लाख जैसा रकम है उसकी जरूरत नहीं है, बीच बीच में पेंशन आता रहे, आपका पैसा सेफ रहे, ऐसे स्कीम में करना है तो वाय वंदना योजना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये था दोस्तों वाय वंदना योजना के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे को बहुत एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, उससे अच्छा लगता है और वीडियोस बनाने का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको कुछ बैंक रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो, फाइनेंशियल कुछ क्वेरीज हो तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा दोस्तों। धन्यवाद।